आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, जो रहती है चर्चाओं में। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, करेंगे वार्ता। सबसे पहले करेंगे उन खबरों का रुख। तो आज की टॉप लाइन में सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए को मिली जांच की नई लाइन। जी हां, अब सीधे तौर पर ये जो नया वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के आधार पर जो जिप लाइन ऑपरेटर है उससे अब पूछताछ की जाएगी एनआईए की तरफ से। विस्तार से बात करेंगे इस खबर को लेकर। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अवैध मदरसों से जुड़ी, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का हंटर चलता हुआ नजर आया। अवैध मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने मदरसे किए गए हैं बंद, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है क्रिकेट जगत से जुड़ी। जी हाँ, जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने वैभवशाली शतक लगाते हुए नजर आया और एक नया इतिहास आईपीएल के अंदर दर्ज उन्होंने कराया, अपने नाम पर ये कर लिया है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नए नए वीडियो हर रोज सामने आ रहे हैं। और एक वीडियो सामने आया है हाल ही में जिसमें गोलियां चलते ही लोग एक जगह छिपकर बैठ गए और उधर आतंकी जो है वो लगातार गोलियां चला रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यही अब एक और नया वीडियो सामने है जिसमें बताया गया है कि गुजरात के एक टूरिस्ट ने, दरअसल ये टूरिस्ट उस समय जिप लाइन पर सवार होकर सेल्फी वीडियो बना रहे थे जिसमें आतंकी हमले कैद हो गए। इसके साथ ही और इस टूरिस्ट का नाम बताया जा रहा है ऋषि भट्ट। और ऋषि को जैसे ही लोगों की आवाज सुनाई दी, उन्होंने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और जिप लाइन से कूद गए। कूदने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहां से जान बचाते हुए दूसरी जगह पर चले गए। और जब घर पहुंचकर ऋषि ने इस वीडियो को देखा तो उन्हें इसमें से कई सारी बातें जो है वो असहज नजर आई। क्या कुछ ये असहज बातें थी, जिपलाइन ऑपरेटर को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये पूरा वीडियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। तो ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जिप लाइन का जो ऑपरेटर है वो इससे पहले हालांकि कई सारे लोगों को, जो टूरिस्ट हैं वहां पर, उनको भी जिप लाइन पर भेज चुका है। लेकिन जब ऋषि भट्ट जिप लाइन पर सवार होने वाले थे तो उससे पहले धार्मिक नारे लगाता हुआ ये ऑपरेटर नजर आया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ग्रुप को आतंकियों ने घेर रखा है और जो भी व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं उसको तुरंत गोली मार दी जाती है। और ये लाल घेरे करके हम आपको एक एक जो पॉइंट्स है वो भी इस वक्त दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जब वहां पर गोलियां बरस रही थी तो लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। लेकिन उससे पहले ही आतंकियों ने, अगर हम देखें तो एक ग्रुप को पूरा इकट्ठा कर रखा था और उन पर गोलियां चला रहे थे। और ये वीडियो सामने आने के बाद में, जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सामने आया है, उस वीडियो के बाद में अब हम सीधे तौर पर देखें तो एनआईए अब पूछताछ करेगी। कैसे होगी एनआईए से पूछताछ, किस तरीके से करेगी, वो बताएंगे विस्तार से आपको। तो जिपलाइन ऑपरेटर से अब एनआईए जो है वो आगे आने वाले समय पूछताछ करती हुई नजर आएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि आज ये पूछताछ की जा सकती है। टूरिस्ट ऋषि के बयानों के आधार पर ये पूछताछ होगी। धार्मिक नारे ऑपरेटर लगा रहा था और बताया जा रहा था
कि ये व्यक्ति जब अल्लाह अकबर, इससे पहले भी इसने और लोगों को जिपलाइन पर भेजा, लेकिन तब ये नारा नहीं लगाया गया। जब ऋषि इस पर सवार हुए तभी ये नारे लगाए गए और नारे लगाते के साथ ही गोलीबारी वहां पर चालू हो जाती है। 3 बार अल्लाह अकबर का ये धार्मिक नारा जो है ये लगाया गया जिपलाइन ऑपरेटर के द्वारा, और उसके बाद में फिर टूरिस्ट को, ऋषि को उस जिप लाइन पर बिठा करके भेजा है। और नारा लगाते समय इधर उधर ये ऑपरेटर जो है वो देखता हुआ नजर आ रहा था। जब ये नारे लगा रहा था तो इधर उधर इसकी नजर थी कि कहां पर कौन व्यक्ति है, इस तरीके की चीजें। और जब ये वीडियो सामने आया है तो वीडियो सामने आने के बाद में अब एनआईए जो है वो पूछताछ करेगी। हालांकि इससे पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है जिप लाइन ऑपरेटर से, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद में, धार्मिक नारे देखने के बाद अब एक बार फिर से एनआईए पूछताछ करेगी। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सैलानी ऋषि भट्ट ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा इस पर। पहलगाम पहुंचा था, फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई। तो जिपलाइन ऑपरेटर पर किस तरीके से ये शक हुआ है वो उन्होंने बताया, और सीधे तौर पर उन्होंने पूरी आंखों देखी बताई कि जब वो जिपलाइन पर सवार थे उस दौरान ये गोलियां चलने की आवाज़ आई। हालांकि इस वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग इधर से उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और ताज़ा अपडेट उनसे लेते हैं। नीरज, सीधे तौर पर हम देखें तो अब ये जांच का दायरा और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो के सामने आने के बाद में जिपलाइन ऑपरेटर जिसने धार्मिक नारे लगाए, अब उसको भी हिरासत में लेने के बाद में उससे भी पूछताछ एनआईए करती हुई नजर आएगी। नीरज, देखिए, बिल्कुल उसका पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने धार्मिक नारे लगाए हैं, और आप देखें कि जिस समय धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे उसी समय एग्जैक्ट जो गोलीबारी की जो शुरुआत है वो होती है। और आप देखें कि किस तरीके से एक के बाद एक जो लोग हैं उनको गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिप लाइन ऑपरेटर है उसकी भूमिका संदिग्ध होती है। और जैसा कि आप देखें कि जो ऋषि है वो भी बता रहे हैं कि इससे पहले उनका बच्चा भी गया था, उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी गए थे, और उस समय अल्लाह अकबर के जो नारे हैं वो नहीं लगाए गए थे। लेकिन जब ऋषि जा रहा था तो इसका मतलब था कि जिपलाइन ऑपरेटर को ये पता था कि कितने बजे एग्जैक्ट टाइम पर गोलीबारी की घटना शुरू होगी। दूसरा, आप देखें कि एनआईए लगातार जिस तरीके से वहां पर पूछताछ कर रही है, ये भी जानकारी सामने आई है कि वहां पर जितने भी नेटवर्क और सिम एक्टिव थे उस समय वहां पर एक सैटेलाइट फोन एक्टिव था। अब आप समझें कि जो यात्री गए या जो पर्यटक गए उनके पास तो सैटेलाइट फोन था नहीं। दूसरा, वहां पर इंडियन आर्मी या दूसरे जो लोग थे वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जो सामान्यतः सैटेलाइट का जो फोन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर कौन व्यक्ति था जो सैटेलाइट फोन को यूज कर रहा था? कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं से सीधे संपर्क था। एक पूरी प्री प्लानिंग थी इसके लिए, बाकायदा रेकी की गई थी, और उसके बाद इस तरीके से एक के बाद एक लोगों को शूट किया गया था। और खास तौर से आप देखें कि वहां पर जिस तरीके से धार्मिक आधार पर लोगों को शूट किया गया, इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में इतनी सारी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उस समय ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। दूसरी, आप देखें कि एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है, वहां पर एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर से भी एनआईए जो उसके बयान है वो दर्ज कर रही है, क्योंकि एनआईए कोई जानकारी मिली थी, उस फोटोग्राफर ने पूरी घटना की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बनाई थी। वो फोटोग्राफर जब फायरिंग हुई थी तो पेड़ पे चढ़ गया था, और पेड़ पे चढ़ने के बाद उसने उस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। ठीक है। तो उससे भी एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी पर्दाफाश होगा कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और
पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी संगठन है या आईएसआई है वो किस तरीके से इनको सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो इस हमले के बाद से पाकिस्तान और उसकी आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीतियां एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि उसकी पोल ही खुल गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया है। दरअसल योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस हालिया इंटरव्यू का यूएन में जिक्र किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात को स्वीकार किया था। अब क्या कुछ कहा भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. तो सीधे तौर पर आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए वो नजर आई हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर हालांकि इससे पहले भी कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत जो है वो पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है, और लेकिन अब इस बार अगर हम देखें तो ये जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में ये लताड़ लगाई गई है, और ये लताड़ लगाई गई जो वहां के रक्षा मंत्री हो उनका जो बयान सामने आया उसको लेकर। देखिए, ये जो आयोजन था यह था सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म का संयुक्त राष्ट्र का, और उसमें एक जो विक्टिम ऑफ टेररिस्ट एसोसिएशन नेटवर्क है उसको लॉन्च किया जाना था। और ऐसे समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, कई अन्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। और ऐसे समय में जो पाकिस्तान के डेलीगेशन की तरफ से जो कुछ ऐसे सवाल उठाए गए जो सबके लिए असहज है, जो उन्होंने भारत पर आरोप लगाया, जबकि भारत टेररिज्म का विक्टिम है। अभी पहलगांव में जो घटना हुई उसका जिक्र किए बिना, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको कंडेम किया है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से एक राइट टू रिप्लाई की तरफ से ये जवाब दिया गया, जिसमें कि भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को शैतान राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, उपद्रवी राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का जो हमेशा रवैया यही रहा है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करे, पूरी दुनिया में जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके कहीं ना कहीं टेररिज्म के तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए रहे। पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह ओसामा बिन लादेन, जिसने अलकायदा की स्थापना की और 9/11 की घटना के लिए जिम्मेदार था, वो पाकिस्तान में पाया गया। तो भारत ने एक तरीके से दुनिया को ये बताया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सामान्य राष्ट्र की नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति जो है वो एक शैतान राष्ट्र और उपद्रवी राष्ट्र की स्थिति है। और इसीलिए भारत के जो प्रतिनिधि उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की बातों पर पाकिस्तान की बातों पर विश्वास नहीं किया जाए, बल्कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाए। इसको आपको याद हो कि इसके पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं, पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई उसको सपोर्ट करने वाले, उसको स्पॉन्सर करने वाले उन सारे लोगों को सजा दी जानी चाहिए, उनको अलग थलग करना चाहिए। और उन्होंने सारे राष्ट्रों से आह्वान किया कि इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने में सभी राष्ट्रों को आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल तो अखिलेश, जहां एक तरफ हम देखें तो पूरी दुनिया का सपोर्ट तो इस वक्त भारत को मिल ही रहा है, क्योंकि भारत हमेशा मुखर आवाज उठाता रहा है आतंक के खिलाफ, और अब एक बार फिर से ये आवाज उठाते हुए और साथ ही पूरे विश्व का साथ भी भारत को इस वक्त मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि यूपी में किस तरीके से अवैध मदरसों पर चल रहा है योगी आदित्यनाथ का हंटर।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पूरे देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर कब्जों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। सरकार के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में अभियान चलाकर कई अवैध निर्माणों को उड़ाया गया है, ढहाया गया है वहां पर। और इसके साथ ही श्रावस्ती में भी कई अवैध मदरसों को बंद कराया गया, इन पर ताला लगाया गया। दरअसल ये मदरसे मान्यता के बिना ही संचालित किए जा रहे थे और इनमें तहसील जमुना में और साथ ही तहसील विनगा में भी ये मदरसे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भारत नेपाल सीमा पर 15 किलोमीटर क्षेत्र में 100 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई भी जारी है। करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी में अवैध मदरसों पर चल रहा है योगी का हंटर। तो उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर ताला लगता हुआ नजर आ रहा है और नेपाल सीमा से सटे हुए अवैध कब्जों पर यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अधिकारी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही श्रावस्ती और खासतौर पर बहराइच में अवैध निर्माण जो हैं उनको ढहाया गया है, जमींदोज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रावस्ती में अभी तक 32 मदरसों को सील कर दिया गया है, उन पर ताला लटका दिया गया है। और श्रावस्ती के अलावा अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में भी ये कार्रवाई की जा रही है। नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का जो हिस्सा है उसे भी ढहा दिया गया है। इसके साथ ही 127 सरकारी जमीनों से जो अतिक्रमण किया गया था, जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण था उसे हटाया गया। बहराइच की अगर बात करें श्रावस्ती की बात, तो बहराइच में 3 मदरसों को सील किया गया, उन पर ताला लगाया गया। और इसके अलावा बलरामपुर की अगर हम बात करें तो बलरामपुर में 21 अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया। सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो 12 अवैध कब्जेदारों को नोटिस सिद्धार्थनगर में दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई जिलों में इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं भारत नेपाल सीमा पर, जो कि एक खुली हुई सीमा है। और जिस तरह से पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक उत्तर प्रदेश में एक लंबी खुली हुई सीमा है, निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों तरफ से अगर हम कहें भारत में भी और नेपाल में भी तमाम अतिक्रमण का वो ज़मीनें शिकार हुई हैं जो कि नो मैंस लैंड थी। हमारे ठीक पीछे जो मस्जिद गिराई जा रही है, ये मस्जिद जो है अतिक्रमण में थी और नोटिस पाने के बाद मस्जिद के कर्ता धर्ताओं ने इसको तोड़ना शुरू किया है। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि दूसरे हिस्से में ये जो है गांव है, ये नेपाल का गांव है और ये भारत का गांव है। तो पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक 121 ऐसी स्थान कल तक शाम तक चिन्हित किए गए हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर बनाए गए हैं, अवैध रूप से जिनका निर्माण हुआ है। प्रशासन उस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। श्रावस्ती जिले में निश्चित रूप से 32 जगहों पर जो है अवैध निर्माण की नोटिसें दी गई है। तमाम सारे मदरसों को बंद कराया गया है या फिर उन्हें उनके ध्वस्तीकरण की भी आगे कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, भारत नेपाल बॉर्डर। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात क्रिकेट जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। जी हां, बीते कल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक जड़ दिया। महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी पुरुषों की T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन चुके हैं। सोचिए, मात्र 38 गेंदों में ही वैभव ने सेंचुरी बना करके ये इतिहास रच दिया है। और इस दौरान वैभव ने 7 चौके और 11 छक्के भी लगाए, ये कीर्तिमान स्थापित किया है। और इस शतक के बाद वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में भी की सूची में आ गए हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सूर्यवंशी के वैभवशाली रिकॉर्ड्स। तो अभी तक क्या कुछ रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वैभव सूर्यवंशी की तरफ से, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। क्योंकि
सूर्यवंशी की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई रिकॉर्ड्स वो अपने नाम पे कर चुके हैं। वैभव ने साल 2025 की नीलामी में ही जो इतिहास है वो रच दिया था। इसके साथ ही 13 साल की उम्र में आईपीएल की डील उन्होंने हासिल की थी। तो साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल डील पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी वैभव इससे पहले बन चुके हैं और इस बार एक और नया इतिहास उनकी तरफ से रचा गया। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो साल 2008 के बाद जन्मे पहले आईपीएल क्रिकेटर बने। 1.1 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स में उनको शामिल किया गया था वैभव सूर्यवंशी को, जिन्होंने ये शतक लगाया। और साथ ही अंडर 19 टीम के लिए सूर्यवंशी इससे पहले भी खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ 58 गेंदों में उन्होंने शतक जड़ दिया था, तो उस दौरान भी उनकी नंबरिंग काफ़ी अच्छी रही। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रनों का 13 शतक उन्होंने जड़ा था। तो ये वो तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक सूर्यवंशी के नाम पर हैं। साथ ही कम उम्र में ये शतक जड़ा गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन उनकी तरफ से बनाए गए। और ऐसे में अब पूरे बिहार में इस वक्त तारीफें भी उनकी हो रही है, बिहार के लाल की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुचित्रा, सीधे तौर पर देखें हम तो इस वक्त वैभव सूर्यवंशी का वैभव इस पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी वो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अब बीते कल जो उन्होंने शतक जड़ा मात्र 38 गेंदों में, उसका वैभव अब पूरे देश में और साथ ही बिहार के लाल की हर जगह तारीफ हो रही है। जी बिल्कुल, जब से आईपीएल ऑक्शन में बिके थे वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ 10 लाख में, लगातार चर्चा हो रही थी कि 13 साल का लड़का करोड़पति बन गया है। लेकिन अब सूर्यवंशी ने दिखा दिया है अपने आईपीएल में जब पहली गेंद का उन्होंने सामना किया वहां पर उन्होंने छक्का लगाया था शार्दुल ठाकुर की गेंद पर। और कल जिस तरह की पारी खेली है, भले ही राजस्थान रॉयल जीत गई, भले ही यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन मैच का हाईलाइट अगर कुछ रहा तो वैभव सूर्यवंशी का शानदार शतक। T20 क्रिकेट में सबसे तेज जो है वो शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं और उनकी ये पारी और उनका ये नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि गुजरात के जिस आक्रमण के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया है उसमें दिग्गज गेंदबाज शामिल हैं। 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसमें गेंदबाज हैं जिसके खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने ये जो पारी है ये खेलकर दिखाई है। तो जिस तरह से कहा भी जाता है पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, लगातार बात की जाती है भारत में क्रिकेट की प्रतिभा की, और उसी क्रिकेट की प्रतिभा की बानगी एक बार फिर सामने रखी है वैभव सूर्यवंशी ने। सिर्फ 14 साल की उम्र में जिस बेखौफ अंदाज में वो खेले हैं, जिस तरह से विश्व स्तरीय गेंदबाजों का उन्होंने सामना किया, और खासतौर से ईशांत शर्मा के अगर उस ओवर की बात करें जिसमें वैभव ने 28 रन बटोरे, तो ईशांत शर्मा जितने साल से आईपीएल खेल रहे हैं, जब ईशांत ने आईपीएल खेलना शुरू किया था तो वैभव पैदा भी नहीं हुए थे। तो बहुत ही रोचक था ये देखना कि अपने से इतने सीनियर गेंदबाज के सामने किस तरह से रन बटोर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। तो जाहिर तौर पर उनका जो टैलेंट है वो हमें दिख गया है। अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस प्रतिभा के साथ इसी तरह वो न्याय करते रहें, हम्बल बने रहें, ग्राउंडेड बने रहें और इसी तरह की पारियां आगे चलकर भारत के लिए भी खेलें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर एक नया रिकॉर्ड ये बनाया गया है वैभव सूर्यवंशी की तरफ से, जिसके बाद में अब अगर हम देखें तो अगला आईपीएल जब भी होगा उसमें उनकी बोली और ज़्यादा लगती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पहुंचे मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।